स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं एक रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है डाटा। ठीक है ना। आंकड़े। तो क्या होते हैं आंकड़े, हम ये समझेंगे आज के लेक्चर में। आंकड़ों का जो आंकड़े होते हैं, जिसको इंग्लिश में डाटा कहते हैं, इसको प्रदत्त कहते हैं, प्रदत्त भी कहते हैं। ठीक है ना। उस तो आप समझेंगे कि भाई ये जो डाटा है, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों के क्या क्या प्रकार हैं, ये सारे के सारे हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और यहाँ से भी नेट नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। ठीक है। और जो बच्चे एमए में रिसर्च पढ़ रहे हैं, एमफिल एमफिल तो खैर है ही नहीं है, खत्म हो गई अब ये, पीएचडी पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, या पीएचडी एडमिशन की तैयारी, पीएचडी एडमिशन के लिए क्या बोलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, है ना, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। वह उनके उसमें कम से कम मान के चलो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं डाटा से। ठीक है ना, डाटा से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं कि भाई डाटा क्या है। प्रत्येक शोध कार्य में परिकल्पना के परीक्षण, ठीक है ना, परिकल्पना जो हम निर्माण करते हैं उसके परीक्षण तथा निष्कर्षों की प्रामाणिकता विशेष रूप से आंकड़ों पे निर्भर करती है। तो भाई बिना आंकड़ों के रिसर्च हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, बिना आंकड़ों के रिसर्च की मान्यता नहीं होती है। ठीक है ना। देखो, ऐसी कोई भी शोध वैज्ञानिक जगत में मान्य नहीं है जो आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित ना हो। तो आंकड़े तो चाहिए ही चाहिए। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े सूचना तथा ज्ञान का आधार बनते हैं। किसका आधार बनते हैं? अज्ञान, सूचना और ज्ञान का। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो परिकल्पना बनाई थी, क्या थी कि भाई नशाखोरी घरेलू हिंसा का कारण है ना, घरेलू घरेलू हिंसा हिंसा का कारण कारण है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे परिवारों को पकड़ेंगे जहां घरेलू हिंसा हो। ठीक है ना। और वहां पे जाके हम बात करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे कि भाई आपके घर में जो घरेलू हिंसा होती है तो उसका क्या कारण है। ठीक है ना। क्या आपके 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 हस्बैंड, ठीक है ना, आपके हस्बैंड हस्बैंड हैं वो ड्रिंक करते हैं ड्रिंक के बाद क्या वो मार पिटाई करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है ना। तो ये डाटा कलेक्ट करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, नशेड़ी आदमी नशेड़ी आदमी से बात करेंगे जो खूब ड्रिंक करता हो, रोज शाम को पीता हो, और उसके उसके परिवार से जाके डिस्कस करेंगे, उसके परिवार से डिस्कस करेंगे, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, जो थाना है, ठीक है ना, थाना में जाके हम वहां पे पूछेंगे कि भाई घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा को लेकर कितने कितने केस आए हैं। ठीक है। और उसमें और उसमें नशे का क्या रोल है। ठीक है ना। नशा मतलब कि जो उसका नशा हिंसा करने वाला था, उसने नशा किया या नहीं। तो ये सारा हम डाटा कलेक्ट करेंगे, और उसके आधार पे हम अगर 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 मान लो, अगर 90 से 95, ठीक है ना, 90-95% ये आता है कि भाई घरेलू हिंसा से पूर्व घरेलू हिंसा हिंसा से पूर्व से पूर्व पूर्व युवक ने, ठीक है ना, युवक युवक ने नशा किया है, नशा नशा क्या किया है, ने नशा किया है। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा के आधार पे, इस तथ्य के आधार पे हम एक कंक्लूजन दे देंगे, एक निष्कर्ष दे देंगे कि हाँ भाई ये बात सही है कि क्या बोलते हैं, ज्यादातर हिंसा जो होती है वो नशे के सेवन के कारण होती है। ठीक है ना। तो ये चीज हम करेंगे। ठीक है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है वो देखते हैं इसके अंदर में। अर्थ तथा विशेषताएं क्या क्या हैं तो वो देख लेते हैं। अंग्रेजी का डाटा, इसको अंग्रेजी में डाटा कहते हैं, आंकड़े को। मूलतः लैटिन भाषा के डेटम शब्द का बहुवचन है। ठीक है ना। डाटा एक वचन है जो टू गिव या अल्टरनेटिव गिवन या प्रदत्त
वस्तु का अर्थ देता है। हिंदी में कुछ स्थानों पर डाटा को दत्त, समंक या प्रदत्त कह दिया जाता है। तो ठीक है ना, आप ये याद रखना कि मतलब इन नामों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। औरंगा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा, ठीक है ना। तो जो बच्चे एमए और पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, अगर उनसे पूछ ले कि भाई डाटा क्या है, तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेना। शोध आंकड़े वह अभिलेखित तथ्यात्मक सामग्री है जिसे शोध निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शोध आंकड़े वह अभिलेखित तथ्यात्मक सामग्री है जिसे शोध निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। तो क्या करते हैं, ये शोध निष्कर्षों को सत्यापित करते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा आप लोग। विशेषताएं क्या है? आंकड़े परिमाणात्मक तथा गुणात्मक चरों के मूल्य के समूह होते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो सकते हैं? परिमाणात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरह के चरों हो सकते हैं, ठीक है ना। आंकड़े मापे, एकत्रित व प्रतिवेदित तथा विश्लेषित किए जा सकते हैं। तो ये आंकड़ों को क्या कर सकते हो? इन आंकड़ों को आप माप सकते हो, ठीक है, एकत्रित कर सकते हो, प्रतिवेदित कर सकते हो, ठीक है ना, और क्या कर सकते हो? इनका विश्लेषण कर सकते हो, ठीक है ना। आंकड़े अपने आप में कुछ कहते हैं, ठीक है ना। 100 में से 95 लोग, ठीक है ना, 95 लोगों का आंकड़ा ये कहता है कि घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नशा है। तो ये आंकड़ा क्या कह रहा है? ये आंकड़ा अपने आप में कुछ कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, ये आप आंकड़े को मापा जा सकता है। आपने माप लिया, 95 लोग क्या कह रहे हैं, 95% लोग नशा करने के बाद घरेलू हिंसा करते हैं। तो आपने माप कर लिया, आप इसे एकत्रित कर सकते हो, आप अलग अलग लोगों से जाके बात करोगे। एक मिनट, हेलो, हाँ अभी मैं फोन किया था तुम्हें तो तुमने उठाया नहीं। अभी मैं थोड़ा सा क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद करूंगा फोन, ठीक है। तो क्या है कि जो है आंकड़े मापे जा सकते हैं, आप इन्हें एकत्रित करते हो, प्रतिवेदित कर सकते हो और इनका विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है ना। आंकड़ों को चित्र, ग्राफ, छवि, सारणी, अन्य रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है ना। जो आपने एकत्रित किए हैं, आप क्या कर सकते हो? उनको सारणी में कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरह की सारणी बना सकते हो, या आप इनको ग्राफ में बना सकते हो कि भाई यहाँ पे ये नशा हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, और इस तरह के ग्राफ नहीं बन जाते हैं कि भाई नशे का सबसे ज्यादा ऊपर हो गया, इस तरह से करके ये बनते हैं। तो आप क्या करते हैं, इन आंकड़ों से आप सारणी भी बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, कोई पाई चार्ट बना सकते हैं, अलग अलग चीजें इन आंकड़ों से बनाई जा सकती है। शोध आंकड़े किसी परीक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया का उत्पाद होते हैं। तो जब आप परीक्षण करते हैं, ठीक है ना, कारण और प्रभाव को चेक करते हैं, तो उस दौरान ये आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। आंकड़ों का अंकीय तथा शाब्दिक होना इनकी विशेषता है। तो क्या होगा, आंकड़े या तो अंकों में व्यक्त किए जाएंगे या शब्दों में व्यक्त किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। महत्व क्या है? ये निर्णय के आधार बनते हैं। अगर आप कुछ निर्णय लेना चाहते हो तो ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े आपको मदद करते हैं, ठीक है ना, जैसे आधार बन जाएंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, हम एक निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या वाकई में घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नशा है। तो ये क्या करना है, ये निर्णय के आधार, इस निर्णय के ये आधार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तब ये हमें बताएंगे क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बनेंगे, ये निर्णय के आधार बनेंगे। कारण प्रभाव संबंधों की खोज कर देंगे, ठीक है ना। हमने क्या है कि नशा एक कारण माना और इसका प्रभाव क्या माना, इसका प्रभाव माना घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा। तो ठीक है, अगर मान लो 95% लोग है ना कह रहे हैं कि नशा कि 95% हमने डाटा किया, तो 95% डाटा में ये निकल के आया कि भाई नशा करने के बाद घरेलू हिंसा होती है, ठीक है ना। क्या 95 लोग नशा करने के बाद घरेलू हिंसा करते हैं। तो क्या हो गया, कारण और प्रभाव की, मतलब हमें एक प्रमुख कारण पता चल गया कि भाई नशा जो है वो घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है। तो क्या, कारण और उसके प्रभाव, मतलब अगर वो नशा करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, घरेलू हिंसा हो सकती है। तो क्या हुआ, कारण प्रभावों की खोज कर रहा है ये यथार्थ का बोध करवाते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि इससे पहले हमें लग रहा हो कि नहीं यार, नशा प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख प्रमुख कारण नहीं है घरेलू हिंसा का, घरेलू हिंसा का, ठीक है ना। और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे दहेज दहेज
ज्यादा ना मिलना, ज्यादा ना मिलना, स्त्री का सुंदर ना होना, ठीक है ना, स्त्री का सुंदर ना होना, ना होना, या आपका खराब आर्थिक स्थिति, खराब आर्थिक स्थिति, स्थिति। तो ये क्या है कि हमें ये लगता था कि भाई नशा नशा प्रमुख कारण नहीं है, घरेलू हिंसा के वो दूसरे कारण हैं, वो है दहेज, दहेज के कारण हिंसा होती है कि भाई लड़की ज्यादा दहेज नहीं लेके आई तो हम उसको मारा पीटा जाता है, या स्त्री सुंदर नहीं है, कई बार समाज के दबाव में ज्यादा सुंदर स्त्री से शादी ना हो पाना या ज्यादा सुंदर स्त्री की इच्छा होना, वो तो कारण बन जाता है हिंसा का, कि अपनी घरवाली को मारने पीटने लगते हैं, या खराब आर्थिक स्थिति कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और घरवाली डिमांड कर रही है, और फिर उसके बाद माहौल खराब खराब होते खराब हो जाता है और पिटाई ये हिंसा चालू हो जाती है। तो हमने ये माना, लेकिन जब हमने रिसर्च किया, क्या किया, रिसर्च किया, स्पेलिंग गलत हो गई, रिसर्च किया, तो हमने क्या पाया कि भाई ज्यादातर जो है ना, ज्यादा 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 मामलों में या 90 से 95% मामलों में होता यह है कि पति जो है नशा करके आता है और औरत को औरत को पीटता है, पीटता है ना, घरेलू हिंसा कर देता है, ठीक है ना, घरेलू हिंसा कर देता है। तो क्या हुआ, हमें यथार्थ का बोध हो गया, ठीक है ना, यथार्थ का बोध हो गया। इससे पहले हम क्या मान रहे थे कि नहीं यार, दहेज दहेज और आर्थिक स्थिति कारण होती है, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई इस रिसर्च के बाद, हमें यथार्थ का बोध हो गया। तो क्या करवाते हैं आंकड़े, यथार्थ का बोध करवा देते हैं, ठीक है। शोध में विश्वसनीयता वृद्धि होती है, ठीक है ना, कि भाई जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि भाई घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नशा है, तो आप कहोगे ये देखो जी, मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है ना, इसमें 95% लोग क्या कहते हैं कि भाई नशा है कारण, नशा कारण है किसका, घरेलू हिंसा का, ठीक है ना, घरेलू हिंसा का, घरेलू। तो कहने लगा, आप ये कहोगे कि भैया ये मेरी मान्यता नहीं है, मैंने 1000 लोगों पे रिसर्च किया, 1000 में से 95% लोगों ने ये कहा, 95% लोगों से ये जो डाटा कलेक्ट किया गया, वो डाटा ये कह रहा है कि नशा करने के कारण ही घरेलू हिंसा होती है, ठीक है ना, घरेलू हिंसा होती है। तो क्या हो गया, शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। आप बिना अगर मान लो आपके पास डाटा नहीं होगा, आप कह दोगे तो वो कहेगा भैया आपके पास क्या सबूत है, ये आप बताओ तो सही, तो आप खड़े हो जाओगे और आपकी बात में वजन नहीं होगा और विश्वास नहीं किया जाएगा। तो आंकड़ों का ये एक महत्व होता है कि शोध में विश्वसनीयता बढ़ती है। तुलना करने में सहायक दोस्तों, ठीक है ना, आप तुलना कर सकते हो। सपोज करो आज से 10 साल पहले किसी ने डाटा कलेक्ट किया और उस समय घरेलू हिंसा का मुख्य 80% था, क्या था, 80% लोग थे, वो क्या करते थे, नशे के कारण घरेलू हिंसा करते थे, ठीक है ना, घरेलू हिंसा करते थे। ये 2010 का डाटा है, ठीक है। और आज जो आपने आंकड़ा इकट्ठा किया 2020 में, वो क्या कह रहा है कि 95% जो लोग हैं वो नशा के कारण घरेलू घरेलू हिंसा हिंसा करते हैं। तो क्या हो गया, ये तुलना करने में सहायक है, ठीक है ना, क्या है, तुलना कर सकते हो, इससे तुलना कर सकते हो, या आप बाकी कारकों से तुलना कर सकते हो कि भाई जो सामाजिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक आर्थिक स्थिति है, सिर्फ 2% लोग हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण घरेलू हिंसा करते हैं, ठीक है ना, घरेलू हिंसा करते हैं। सामाजिक स्थिति के कारण 3% लोग हैं जो घरेलू हिंसा करते हैं। तो आप क्या कर लोगे, आप बड़ी आसानी से तुलना कर लोगे, ठीक है ना, और तुलना तुलना करने में ये आंकड़े सहायक होते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रलेखीकरण में सहजता, मतलब लिखने में बड़ी आसानी होती है दोस्तों, आप इसका रिकॉर्ड बना लोगे, ठीक है ना, क्या कर लोगे, बड़ी आसानी से रिकॉर्ड बना लोगे, एक्सेल शीट पे लिख लोगे कि भाई क्या बोलते हैं, ये कारण है, प्रभाव है, और यहाँ पे आप लिख के नोट कर लोगे अपने कंप्यूटर में, लिख के इसको रख सकते हो, ठीक है। तो प्रलेखीकरण करने में बहुत आसानी हो जाती है। सूचना एवं ज्ञान की उत्पत्ति, अब आपको क्या बोलते हैं, 95% जब लोगों ने ये 95% डाटा से जब ये निकल के आया कि नशा 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 क्या है, घरेलू हिंसा का कारण है, तो आपको एक नई सूचना मिली है, क्या नई सूचना मिली है कि भाई घरेलू घरेलू हिंसा का क्या मुख्य कारण है, घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या है, क्या कारण है,
नशा है दोस्तों, क्या है, नशा है। घरेलू हिंसा का मुख्य कारण नशा है। एक नई सूचना निकल के आई और एक नए ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। नए ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, क्या हो गई कि भाई जो नशा है ना, नशे के कारण क्या होता है, घरेलू हिंसा होती है। तो आप सुझाव भी दे सकते हो, कोई थ्योरी डेवलप कर सकते हो कि भाई नशे नशे में आदमी क्या होता है, अपने अपने ऊपर काबू नहीं रखता है और क्या बोलते हैं, घर के अंदर मार पिटाई चालू कर देता है। तो दोस्तों क्या है, ये सूचना एवं ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना, नए ज्ञान की, ठीक है। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आंकड़ों का वर्गीकरण है दोस्तों। आंकड़ों का वर्गीकरण है, ये देख लेना। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर दो तरह के आंकड़े होते हैं, परिणात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े, ठीक है। आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और मापन के आधार पर कि आप मान सकते हो, नामिक होता है, क्रमिक होता है, अंतराल होता है, अनुपात। ये आंकड़ों के का वर्गीकरण है, ठीक है ना। अब आगे वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, इनके प्रकार समझेंगे। अब दोस्तों पता है परिमाणात्मक आंकड़े क्या है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव कहते हैं इसको, क्वांटिटेटिव। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो उसमें आप लोग वो मत करना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, उसके लिए बड़ा दिक्कत है, और जब इस तरह के पैड पे लिखना होता है तो वो दिक्कत होती है। ऐसे आंकड़े जो अंकीय स्वरूप में प्रस्तुत होते हैं, ठीक है ना, अंकों में, 2 3 4 5, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं। तथा इनके विश्लेषण में सांख्यिकी विधियां यूज होती हैं, जैसे इनका माध्य निकाला जा सकता है, ठीक है ना, बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, माध्यक ज्ञात किया जा सकता है ना, एवरेज वगैरह जो निकालते हैं। तो मीन मोड और आपका मीडियन ये ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। वे परिणात्मक या गणनात्मक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है ना। आयु, ठीक है ना। तो ये आयु क्या है, इसको हम अंकों में लिख सकते हैं, जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 22, 34 35, ठीक है ना। लंबाई, लंबाई 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, ऊंचाई, घंटे, वजन, इसी तरह के आंकड़े हैं। परिमाणात्मक आंकड़े चीजों को परिभाषित करते हैं। ये आंकड़े हाउ मेनी, हाउ मच आदि को बताते हैं, ठीक है ना। तो ये आंकड़े को कैसे कहलाएंगे, परिमाणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। गुणात्मक आंकड़े कौन से होते हैं साथियों, ऐसे आंकड़े जो किसी चरों की विश्लेषणात्मक या गुण संबंधी, इसको क्वालिटेटिव कहते हैं, ठीक है ना, क्वालिटेटिव, ठीक है ना, डाटा, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। गुण संबंधी व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, चरों के गुण के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। क्या गुण के बारे में बताएंगे, क्या अच्छा बुरा, रंग, स्वभाव, लिंग, आचरण, व्यवहार, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। उन्हें गुणात्मक या गुणवत्तात्मक आंकड़े कहा जाता है, जैसे रंग, स्वभाव, लिंग, आचरण, परिणाम, मनोबल, इसी श्रेणी के आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गुणों की व्याख्या की जाती है, गुणों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। इनको अंकीय रूप में नहीं बताया जा सकता, हालांकि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको लगा के इनको हम चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस व्यवहार गुण संबंधी व्याख्या करते हैं। अब एक होते हैं संज्ञा नॉमिनल डाटा, ठीक है ना, संज्ञानात्मक आंकड़े। वे आंकड़े होते हैं जो प्राकृतिक क्रम में नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे खिलाड़ियों की शर्ट की संख्या, एक कक्षा में विद्यार्थियों की क्रम संख्या। अब जैसे क्या बोलते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है। लेकिन क्या ये नंबर 1 वाला जो विद्यार्थी है, क्या ये 5 से अच्छा है, श्रेष्ठ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक नॉर्मल सा एक रोल नंबर है, 1 2 3 4, इसमें कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इस तरह का आंकड़ा है, ठीक है ना। इसमें कोई फर्क नहीं है कि 1 नंबर 2 नंबर, ये क्रम नहीं बता रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई क्रम नहीं होता है, ठीक है ना। बस एक नंबर से लिखा हुआ है, ठीक है, और वो चीजें हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मरीज हैं, दिन में एक हॉस्पिटल के अंदर पहला मरीज आया, फिर दूसरा मरीज आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया। तो इनका 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 जो है क्या बोलते हैं, ये पहले नंबर पे आया, लेकिन पहले नंबर वाला क्या दूसरे से श्रेष्ठ है या कुछ ऐसी विशेषता, ये नहीं बताता है, ठीक है ना, या इससे श्रेष्ठ या कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं होता है। जैसे प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर होते हैं, 11 के 11 प्लेयर बराबर होते हैं, ठीक है, उनका 1 2 3 4 क्रम होता है, लेकिन वो उनकी विशेषताएं नहीं, वो उनका क्रम नहीं बताता है कि कौन किसी से श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं नॉमिनल डाटा, ठीक है। सिर्फ नाम दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7।
इसमें नाम दिया गया, नॉमिनल है ये बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डिनल, क्रमवार आंकड़े, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये क्रम देता है दोस्तों, क्या होता है, क्रम बताता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक जो होगा 2 से उच्च होगा, ठीक है ना, 2 होगा, 3 क्या होगा, 3 से 1 उच्च होगा, और 2 भी 3 से उच्च होगा। तो ये क्रम बता देगा। जैसे विद्यार्थियों में, जैसे स्कूल में कहते हैं ना, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है, क्रम बता रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये इसको क्या बोलते हैं, ये आपका इसको 1 2 3 4 नाम तो मिला है, साथ में ये क्रम भी बता रहा है कि एक ये है, दो ये है, तीन ये है, और एक 2 से श्रेष्ठ है, 2 3 से श्रेष्ठ है, और 1 2 3 3 जो है 4 से श्रेष्ठ है, 1 2 3 4 जो है 5 से श्रेष्ठ है। तो ये इस तरह का क्रम बता देता है, ठीक है ना। क्रम क्या है इनका, वो बता देता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर मैंने लिखा नहीं, उसका इतना जिक्र आता नहीं है, लेकिन उसको चलो हम कर लेते हैं, अंतराल। ये अंतराल वाला क्या होता है, इंटरवल डाटा क्या होता है, इंटरवल, ठीक है ना, अंतराल डाल डाटा, इंटरवल कहते हैं इसको इंग्लिश में, इंटरवल डाटा, ठीक है ना। थोड़ा सा पता नहीं क्यों खराब हो जा रहा है, इंटरवल वल डाटा, डाटा, ठीक है ना, अंतराल। अब ये क्या है दोस्तों, ये क्रम भी, ये क्या बोलते हैं, नाम भी बताएगा, 1 2 3 4 5, ये जो नॉमिनल है ना, नाम दिया गया 1 2 3 4, ये भी बताएगा। दूसरा ये क्रम भी बताएगा कि भाई 1 2 से श्रेष्ठ है, ठीक है, और 1 और 2 3 से श्रेष्ठ है, 1 2 3 4 से श्रेष्ठ है, और 1 2 3 4 5 से श्रेष्ठ है, ये भी बताएगा। प्लस में इसके बीच का अंतर भी बता देगा, अंतराल भी बता देगा, ठीक है ना। क्या बता देगा, अंतराल भी बता देगा, अंतर भी आपको अंतराल बता देगा, ठीक है ना, कि इनके बीच में क्या अंतराल है, ठीक है ना, इनके बीच में क्या अंतराल है, ये भी बताएगा। इसी को कहते हैं अंतराल डाटा, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, अंतराल डाटा कहते हैं। ये क्या करवाएगा, ये इनके बीच का जो अंतराल है उसको भी डिफाइन कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका अनुपात डाटा, रेशो, रेशो डाटा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, रेशो डाटा, रेशो डाटा, डाटा, ठीक है ना, क्या है, रेशो डाटा, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहेंगे अनुपात डाटा, और इंग्लिश में कहेंगे रेशो डाटा। तो अनुपात डाटा जो होता है वो इनके बीच के अनुपात को बताएगा, क्या बताएगा, अनुपात, ठीक है ना, अनुपात, अनुपात। मतलब क्या है दोस्तों, देखो, जो संज्ञा, ये नॉमिनल डाटा होता है, ये ओनली सिर्फ एक वो बताता है आपका प्राकृत, एक आंकड़े, ये एक नाम तो बताता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रम तो बताएगा, लेकिन इस क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि 1 2 से श्रेष्ठ है, 2 3 से श्रेष्ठ है, ऐसा कोई महत्व ये नहीं बताता है। कौन, आपका नॉमिनल डाटा, ठीक है ना, नॉमिनल डाटा ये चीजें नहीं बताता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन करूंगा एक एक चीजें करके। अब तो चारों चीजें मैंने आपको बताई है, तो अब और अच्छे से एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पुट अप होते हैं। तो आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, नॉमिनल डाटा आप दोगे, तो नॉमिनल डाटा में आप क्या करोगे, अपने विद्यार्थियों की आपने नंबर दे दिया, ठीक है, कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, आपने ये नॉमिनल डाटा हो गया ये, ठीक है ना। आपने अपने विद्यार्थियों का नंबर, रोल नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होगा दोस्तों, 1 2 से श्रेष्ठ होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये परीक्षा, आपने परीक्षा ली, परीक्षा ली, तो परीक्षा में एक फर्स्ट पे आया, एक सेकंड पे आया, एक थर्ड पे आया, एक फोर्थ पे आया, एक फिफ्थ पे आया, ठीक है ना। ये रैंक आ गई 5 विद्यार्थियों की, ठीक है ना। तो पहले में तो आपने क्या किया था कि भाई विद्यार्थियों का जो रोल नंबर था उसके हिसाब से 1 2 3 4 5, ये आपने उनकी पहचान बनाई, उनको नाम दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। परीक्षा में परिणाम आया, पांचवें वाला फर्स्ट पे आ गया, तीसरे वाला सेकंड पे आ गया, दूसरे वाला थर्ड पे, और फिर आपका चौथे वाला फोर्थ पे, और फर्स्ट वाला फिफ्थ पे
आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये क्रम हो गया दोस्तों। क्या क्रम हो गया, ये क्रम हो गया। क्यों, क्योंकि ये कोई फर्स्ट पे आया, सेकंड पे आया, थर्ड पे आया, फोर्थ पे आया, फिफ्थ पे आया, ठीक है ना, क्रम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1 है ये 2 से बेहतर है, ठीक है ना, और 2 3 से बेहतर है, और 1 2 3 4 से बेटर है, और 1 2 3 4 5 से बेटर है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ये क्रमवार आंकड़े ऑर्डिनल डाटा हो गया, ठीक है ना। अब अंतराल, अंतराल डाटा क्या है, ठीक है ना, ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये एक दूसरे से 4 5 से क्या बोलते हैं ज्यादा अंक है, 3 4 से ज्यादा अंक है, 2 3 से ज्यादा अंक है, ये तो हमें पता है, लेकिन कितना ज्यादा है, ठीक है ना, कितना ज्यादा है हमें ये नहीं पता है, ठीक है ना, हाउ मच, कितना ज्यादा है नहीं पता हमें, ठीक है ना। हमें ये पता है कि ये फर्स्ट आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट वाले के सेकंड से कितने ज्यादा नंबर आए, हमें ये नहीं पता। ये बताएगा अंतराल डाटा, ठीक है ना, ये क्या बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के बीच का जो अंतराल है ना, अंतराल है, जैसे ये 30 नंबर ज्यादा लेके आया, ये 10 नंबर ज्यादा लेके आया, ये 5 नंबर ज्यादा लेके आया, ये 2 नंबर ज्यादा लेके आया, तो इस अंतराल को ये बता देगा कि भाई कितना अंतर है इनके बीच में, ठीक है ना। उसके बाद आता है अनुपात। ये क्या करेगा, ये अनुपात वाला जो है ना, ये अनुपात बताएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें जमा और घटा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें गुणा भाग का कोई मतलब नहीं होता है। और अनुपात वाला में क्या है, जैसे फर्स्ट वाले के नंबर आए हैं 500, 500, ये सेकंड वाले के नंबर आए हैं 400, तो इनका अनुपात क्या हुआ, 5:4, क्या 5:4, ठीक है, यही है अनुपात, अनुपात क्या होता है, रेसो डाटा, यही है रेसो डाटा। इसके 400 आए हैं, इसके सपोज करो आ गए 200, तो इसका ये क्या बताएगा, इसका क्या बताएगा, 2:1 बता देगा, ठीक है ना साथियों। इसी तरह से इसी को कहते हैं अनुपात डाटा। अब इसके अंदर चाहे तुम 5:4 है, ठीक है ना, अब इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, है ना, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से हम गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो ये अनुपात जो है ना, ये यही अनुपात रहेगा, इसमें गुणा भाग करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सेम ही अनुपात रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको आपका नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, अंतराल डाटा, इंटरवल डाटा, ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी, प्राइमरी डाटा क्या होता है दोस्तों। प्राइमरी डाटा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जो बच्चे एमए में जिन्होंने रिसर्च ले रखा है, या फिर जो बच्चे क्या बोलते हैं आपका पीएचडी कोर्स वर्क, ठीक है ना, कोर्स वर्क कर रहे हैं या पीएचडी एडमिशन, एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्राथमिक, प्राइमरी, प्राइमरी डाटा क्या है, तो दोस्तों ध्यान से समझना, शोध पद्धति शास्त्र में प्राथमिक आंकड़े, ठीक है ना, शब्दावली उन आंकड़ों हेतु प्रयुक्त की जाती जिन्हें शोधकर्ता घटना स्थल या क्षेत्र में जाकर अवलोकन करके, साक्षात करके, अनुसूची के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से पहली बार एकत्रित करता है, ठीक है ना, मतलब पहली बार एकत्रित किया गया जो डाटा है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है, ठीक है ना। क्या, पहली बार, फर्स्ट टाइम जो इकट्ठा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी डाटा कहलाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्षेत्रीय आंकड़े भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो क्या बोलते हैं आपका स्कॉलर होता है, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र में जाके खुद से कलेक्ट करता है, तो इसलिए क्षेत्रीय आंकड़े भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एक डेफिनेशन से आप डेफिनेशन याद कर लेना, जो बच्चे पीएचडी में हैं अगर उनसे पूछ ले प्राइमरी आंकड़ा क्या है, अगर 2 नंबर में पूछे तो पीवीएम की ये जो डेफिनेशन है इसको लिख देना, 2 अंक मिल जाएंगे। और 4 अंक में पूछे, है ना, 4 या 5 में, तो ये पूरा आप लिख देना, आपको 4 अंक बड़े आराम से मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं ये डेफिनेशन क्या है। प्राथमिक आंकड़े प्राथमिक स्तर पर संकलित किए जाते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक स्तर अर्थात क्षेत्र में जाके, ठीक है ना, और किए गए वे आंकड़े हैं जिनका प्रकाशन का अधिकार उस शोधकर्ता के पास रहता है जिसने उन्हें मौलिक रूप से एकत्रित किया है। तो मतलब ये वो आंकड़े होते हैं जो शोधकर्ता खुद जाके एकत्रित करता है, और इसका प्रकाशन का अधिकार भी उस शोधकर्ता के पास होता है। आप उस शोधकर्ता की परमिशन के बिना उस डाटा को नहीं ले सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इन आंकड़ों का संकलन मौलिक रूप से शोधकर्ता स्वयं करता है। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है ना। जब प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित किया जाता है उसका खास उद्देश्य होगा, जैसे आप हम क्या बोलते हैं, हम
क्या बोलते हैं नशेड़ियों को, या फिर हम थाने में जाके क्या बोलते हैं वहां से रिपोर्ट निकलवाते हैं कि भाई एक साल में घरेलू हिंसा के कितने केस आए हैं, या फिर हम नशे वाली जिन घरों में घरेलू हिंसा हो रही है वहां जाके डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा वो डाटा कलेक्ट करने का एक उद्देश्य है कि ये देखना है कि भाई नशे के कारण घरेलू हिंसा होती है या नहीं होती है। तो ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, एक विशिष्ट उद्देश्य है। तो प्राथमिक आंकड़े क्या है, वो विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। इनका संबंध विशिष्ट समस्या से है। तो क्या है, इनका समस्त विशिष्ट समस्या और परिकल्पना से होता है। हमने परिकल्पना क्या की है कि नशा जो है घरेलू हिंसा का कारण है, ठीक है। और ये घरेलू हिंसा क्या है, एक हमारी समस्या है। तो क्या है, इन डाटा का जो संबंध किससे होगा, विशिष्ट उद्देश्य से, विशिष्ट समस्या से और परिकल्पना से। तो ठीक है, ये बात आप याद रखना कि प्राथमिक आंकड़ों का संबंध किससे होगा, विशिष्ट उद्देश्य से, विशिष्ट समस्या से और परिकल्पना से। ऐसे आंकड़े एकत्रित करने में अधिक समय तथा संसाधन लगते हैं। तो दोस्तों, आप जब जाके खुद घर घर जाओगे, उनसे बात करोगे, चर्चा करोगे, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और पैसे भी लगेगा। और अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, पैनल चर्चा इत्यादि ऐसे आंकड़े एकत्रित करने की प्रचलित विधियां और उपकरण हैं। ऐसे आंकड़े एकत्रण का दायित्व, स्वामित्व शोधकर्ता के पास रहता है। तो इसका दायित्व और स्वामित्व किसके पास होगा, ये होगा शोधकर्ता के पास। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा दोस्तों द्वितीय आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जिनका एकत्रण भूतकाल में, ठीक है ना, मतलब काफी पहले या पहले, ठीक है ना, भूतकाल में क्या बोलते हैं, पास्ट में, ठीक है ना, पास्ट में किसी अन्य ने किया हो, ठीक है ना, किसी और ने किया हो और उसका उपयोग किसी अन्य के द्वारा किया जा रहा हो। मतलब किसी और ने भूतकाल में कोई डाटा कलेक्ट किया है और आपने उस डाटे का उपयोग किया। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी डाटा कहलवाएगा, ठीक है ना। ऐसे आंकड़ों का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के पास होता है, ठीक है ना। तो आप उनसे क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इन डाटा को लेने के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, पैसे देने पड़ सकते हैं। और कई बार ऐसा ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जैसे जनगणना की रिपोर्ट हो गई, या फिर क्या बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं गृह मंत्रालय भी इस तरह की रिपोर्ट निकालता है कि भाई इतने दंगे हुए, इतने फसाद हुए, या क्या बोलते हैं आपका मानवाधिकार इस तरह महिला महिला मानवाधिकार महिला आयोग इस तरह की रिपोर्ट निकाल सकता है कि इतने भाई महिलाओं के संग इतने इस वर्ष इतने वो हुए हैं, क्या बोलते हैं आपकी हिंसा हुई है। तो वहां से आपको ये मिल सकते हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं और आपका क्या बोलते हैं कॉस्टली भी हो सकते हैं। अब पीवी यंग फिर आ गए, वित्तीय आंकड़ों विद्यमान तथा पूर्व संकलित आंकड़े होते हैं जिनका एकत्रण किसी अन्य, द्वितीय है ये दोस्तों, क्या है, द्वितीय है, वित्तीय नहीं है, द्वितीय है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जिनका एकत्र किसी अन्य सामाजिक शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया हो। ऐसे आंकड़े लिखित प्रलेख, जन माध्यमों, प्रचारित प्रतिवेदन तथा सरकारी अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। विशेषताएं क्या, इन आंकड़ों का संकलन शोधकर्ता समय के अध्ययन क्षेत्र से नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा पूर्व में किए गए शोध कार्य से एकत्रित करता है। मतलब ये आंकड़े जो हैं ये आप खुद एकत्रित नहीं करेंगे, किसी ने पहले एकत्रित कर रखा है और आप उन आंकड़ों का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे आंकड़ों के एकत्रण, ठीक है ना, एकत्रण में समय कम लगता है और संसाधन भी कम लगता है, ठीक है ना, कम संसाधन लगता है, क्योंकि आपको ये बड़ी आसानी से नेट पे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। और अगर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे तो बहुत कम ही पैसे देने पड़ेंगे। द्वितीय का आंकड़े पुराने होते हैं तथा अप्रासंगिक एवं विश्वसनीयता कम होती है, ठीक है ना, अप्रासंगिक। अब कोई 10 साल पहले कोई डाटा एकत्रित किया गया तो वो उसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों 10 साल पहले के जो डाटे को आज के टाइम में लागू करके उससे निष्कर्ष निकालना वो तुक नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर आप क्या बोलते हैं आज से 30-40 साल पहले जाके आप कोई डाटा उठाते हो तो हो सकता है उस समय लोग क्या बोलते हैं इस तरह का वाइन विस्की वगैरह कम पीते हो, है ना। तो जब कम पिएंगे तो भाई घरेलू हिंसा भी कम होगी। तो क्या होंगे, वो इतनी प्रासंगिक नहीं होंगे, इतने विश्वसनीय नहीं होंगे। उस समय हो सकता है कि भाई जो भी जिस समय की उस समय गांव में जो ताड़ी वगैरह पिया करते थे वो उसका प्रचलन ज्यादा रहा हो, हुक्का का प्रचलन रहा हो। लेकिन आज के टाइम में हुक्का और ताड़ी जैसा वो नहीं है। तो वो क्या है, इनकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता कम होती है हो सकती है। इनका दायित्व स्वामित्व किसी अन्य के पास होता है। अच्छा, दूसरा विश्वसनीयता का ये भी बात है कि भाई ये आंकड़े किसी और ने इकट्ठे किए हैं, है ना। अब उसने सही इकट्ठे किए हैं
या गलत इकट्ठे किए हैं, है ना, इस बात के बारे में हम विश्वसनीय नहीं हो सकते, ठीक है ना। हम ज्ञात नहीं कर सकते, हो सकता है उसने गलत आंकड़े एकत्रित किए हो, और गलत आंकड़े यूज करके हमारा भी पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इन आंकड़ों के स्रोतों में है लिखित प्रलेख, मतलब जो लिखित प्रलेख लिखे होते हैं, जन माध्यम, प्रतिवेदन है, शोध ग्रंथ हैं जो रिसर्च हुए हैं पूर्व में, डायरी है, किसी की डायरी है, जीवन इतिहास, जीवनी, कोई फिल्म है, कोई गाना है, संगीत इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। तो आप ये सब आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये जो है आपका आंकड़े वाला अगर ये इम्पोर्टेंट लगा हो और आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। क्या होगा कि फिर मैं चाहता हूँ कि फटाफट मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के करीब करीब जैसे ही फॉलोवर्स हो जाएंगे, तो मैं लाइव क्लासेस चालू कर दूंगा, ठीक है ना, क्लासेस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं लगेगा। और आपको यहाँ से आपको जो है कि नोट्स भी मिलेंगे, और आपको क्विज मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, लेक्चर भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर अब हम अगले लेक्चर के अंदर में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम जो आपका प्राइमरी आंकड़े जो है ना, प्राइमरी आंकड़ों में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे ये अवलोकन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साक्षात्कार क्या होता है, अनुसूची क्या है, प्रश्नावली क्या है, सर्वेक्षण क्या है, ठीक है ना। तो अवलोकन, साक्षात्कार और सर्वेक्षण, ये पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के, ये वो हैं, टूल्स हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। तो अभी के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए नए वीडियो के साथ। जय हिंद।